गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 9th की जो 9th क्लास के अंदर चल रहा था आपके चैप्टर नंबर 4 परमाणु एवं अणु। इसके अंदर अपने ये परमाणु की संरचना चल रहा था। अध्याय नंबर 4 चल रहा है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के अंदर अपन ने बातें कर ली थी परमाणु की संरचना के संदर्भ में कि परमाणु किस प्रकार से परमाणु के अंदर अपन बात कर सकते हैं। परमाणु की आंतरिक संरचना के संदर्भ में बातें की अपन ने कि परमाणु की संरचना को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। परमाणु की संरचना के अंदर अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में संयोजकता के अंदर संयोजकता निकालना समझा था अपन ने कि किस तत्व की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता को अपन समझ सकते हैं संयोजन करने की क्षमता। संयोजन करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, संयोजकता। जैसे आपके सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, पिछली क्लास में देखा था। जैसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्यतम कोश में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम की संयोजकता क्या थी, एक अपन ने पढ़ा। जैसे मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के अंदर पढ़ें तो अपन परमाणु क्रमांक 8 होता है, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो इसको अपन समझें तो 2 और 6 के अंदर तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करके क्या कर लेता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, आपके 2 हो जाएगी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन दान करे, ज़्यादा समय ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से अपन संयोजकता के बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि संयोजकता को अपन कैसे समझ सकते हैं। तो आज अपन इसके संयोजकता के आगे अगली क्लास में पढ़ लेते हैं कि संयोजकता को इसके अलावा और कैसे समझ सकते हैं कि संयोजकता के संदर्भ में। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अभी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो पहले अपन इनकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर उसके आगे अपन बात करेंगे। तो संयोजकता तो कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको 1 से 18 तक तत्वों की संयोजकता भी लिखना बता दिया था कि क्या होती है परमाणु संख्या, क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, ये पूरी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है ना। अब संयोजकता के आगे अगला टॉपिक रहेगा आपके परमाणु संख्या। परमाणु संख्या सिंपल सी बात है। परमाणु संख्या इसको क्या किससे दर्शाते हैं, आपके परमाणु संख्या का मतलब ये होगा कि एक परमाणु के परिभाषा की बात करूं मैं तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या होगी, आपके प्रोटॉनों की कुल संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, आपके परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आई बात समझ में। प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं अपन, परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन कितने होते हैं परमाणु के अंदर, जो अपन ने कल संयोजकता के अंदर मैंने आपको लिखवाए थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये 10 तक लिखे हैं मैंने, 10 तत्व। अब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, जितनी प्रोटॉन या परमाणु की संख्या क्या है कि उसके अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने ही उसकी परमाणु संख्या है। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर 1 है, हीलियम के अंदर 2, लिथियम के अंदर 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियॉन में 10, सोडियम में 11। अभी बात समझ में। तो ये इसकी प्रोटॉनों की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा इसका, जितने प्रोटॉन की संख्या उतनी ही। हीलियम का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10 और सोडियम का 11।
तो इस प्रकार से ये आपके परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या हो गई। परमाणु संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको आप जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड, है ना, अल्फ़ाबेट का लास्ट अक्षर होता है है ना, इससे प्रदर्शित करते हैं अपन इसको कि परमाणु के अंदर परमाणु संख्या से अगर अपन बात करें तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आपके जेड से। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक मतलब जेड बराबर 1 हो गया। आई बात समझ में? जैसे अपन को पूछे कार्बन का जेड का मान कितना है, तो 6 हो गया। जेड मतलब परमाणु संख्या को दर्शाते हैं अपन किसके द्वारा? जेड से। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन परमाणु संख्या को किससे दर्शाएंगे? आपके उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में बात करें अपन तो जेड हो जाएगा। आई बात समझ? इसी प्रकार आपको नाइट्रोजन का कहे तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? जेड का मान कितना है? 7। तो ये आपके जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसके क्या है? वही उसके परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या की परिभाषा समझ में आ गई आपकी। परमाणु संख्या क्या हो सकती है कि जेड का मान जितना होगा वही उसकी परमाणु की संख्या है। अब अगली बात है परमाणु संख्या के अलावा अगला बात करें अपन द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी आपके? द्रव्यमान संख्या को अपन ये दर्शा सकते हैं कि जितने उसके अंदर अणु कण होते हैं या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही वो क्या है? उसके अंदर द्रव्यमान संख्या है। आई बात समझ में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या है? उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं द्रव्यमान संख्या को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या तो समझ में आ गई आपकी बात? मिटा दूं ये चीज़ें। अब अपन बात करें द्रव्यमान संख्या की। ये तो परमाणु संख्या हो गई और दूसरी है आपके द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? पहले परिभाषा, फिर उसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे। द्रव्यमान संख्या की एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, एक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहेंगे अपन? द्रव्यमान के योग को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या से अपन क्या समझ सकते हैं? द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे अपन? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को अपन क्या कहेंगे? आपके द्रव्यमान संख्या कहेंगे। आगे बात समझो द्रव्यमान संख्या की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसके अंदर तो परमाणु संख्या तो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? आपके न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें आप। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियॉन किसे कहेंगे अपन? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये बात समझ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को साथ में, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कणों को अपन क्या कहेंगे? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो दो परिभाषाएं आपके एक नंबर की तैयार होती है कि अपन क्या कहेंगे? परमाणु संख्या किसे कहेंगे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को तो अपन क्या कहेंगे? आपके प्रोटॉनों की संख्या को तो अपन कहते हैं क्या? परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को अपन क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। अगली बात में अब न्यूट्रॉन, कल मैंने बताया न्यूट्रॉन का मान क्या होता है? आपके परमाणु क्रमांक से नहीं, कुछ के अंदर ज़्यादा भी होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, उसके आधार पर द्रव्यमान संख्या परिवर्तित होती रहती है। ज़्यादातर तो क्या आती है? लगभग जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ एक तत्वों के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो पाई जाती है। जैसे अपन बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर आपके, जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बन, तो कार्बन के अंदर क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? आपके
अभी बताया C कितना होता है, 6 होता है ना। तो उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भी, प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं आपके 6 होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी कार्बन की द्रव्यमान संख्या होगी 12। यू मतलब यूनिफाइड नंबर है ना। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई आपकी कार्बन की, किसकी, कार्बन की 12U। इस प्रकार से तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही क्या है आपके द्रव्यमान संख्या है। उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे आपके नाइट्रोजन की बात करें अपन, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर भी ऐसे ही होता है। क्या होता है कि नाइट्रोजन के अंदर परमाणु क्रमांक कितने होते हैं आपके, नाइट्रोजन 7 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन भी इसमें 7 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग, प्रोटॉन 7 होते हैं प्लस न्यूट्रॉन भी 7 होते हैं, तो कितना हो गया 14। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी नाइट्रोजन की, 14 हो गई। तो इससे अपन समझ सकते हैं। तो दोनों की परिभाषा समझ में आ गई। इसके अलावा एक और है प्रोसेस कि अपन लिखते कैसे हैं इनको, द्रव्यमान संख्या को परमाणु के अंदर। तो लिखने का सिंपल सा तरीका है कि परमाणु को तो उसके आगे लिखते हैं नीचे की तरफ। क्या करते हैं परमाणु के अंदर तत्व को उसके नीचे लिखते हैं। जैसे ये मिटा दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर तत्व का प्रतीक लिखते हैं, तत्व का अभी लिख के बताऊँगी। तत्व का प्रतीक लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर आपके, यहाँ पे लिखेंगे परमाणु की संख्या नीचे की तरफ, उसके आगे लिखी, जैसे मैंने अभी लिख के बताई आपको। यहाँ पे तो अपन लिखेंगे इसके नीचे तो लिखेंगे परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, और ऊपर लिखेंगे अपन द्रव्यमान संख्या। आई बात समझ में। इनका लिखने का तरीका होता है। तत्व का प्रतीक जैसे मैं आपको लिख के बताऊँ, नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह N होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है नाइट्रोजन की, अभी लिख के बताई मैंने, याद करो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, परमाणु संख्या 7 है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी, अभी बताई मैंने आपको लिख के यहाँ पे 14। तो अपन ऐसे लिखेंगे। ये आपके क्या हो गई इसकी, नाइट्रोजन को अपन को बताने की जरूरत नहीं है कि 14 क्या है। द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है, परमाणु संख्या क्या होती है उसके नीचे आगे लिखी जाती है, आगे इस तरफ नहीं लिखी जाती, पीछे की तरफ। ये भी ध्यान रखें आप, हमेशा क्या होती है आगे। जैसे मैं कार्बन की बताऊँ आपको, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12। तो ऐसे लिखेंगे अपन। नहीं बात, 6 क्या है परमाणु संख्या, 12 क्या है द्रव्यमान संख्या। तो ये भी एक आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, लिखते कैसे हैं अपन। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ें तो हो गई आपके लिखने का तरीका कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को लिखते कैसे हैं। परमाणु संख्या तो प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या, और दर्शाने का तरीका जो मैंने आपको बता ही दिया। और जैसे तत्वों के लिखने की बता देता हूँ मैं आपको। और अपन लिखें जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है Al प्रतीक चिन्ह है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 13, और द्रव्यमान संख्या होती है उसकी 27, है ना। क्योंकि उसके अंदर 13 तो प्रोटॉन होते हैं, 13 तो क्या होते हैं आपके प्रोटॉन, और 14 उसके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। आई बात सुन, 13 और 14 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों। तो 13 हो गए, और द्रव्यमान संख्या 13 और 14 को जोड़ेंगे, 13 प्लस 14 कितने हो गए आपके 27। तो ये द्रव्यमान संख्या होगी। इस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, परमाणु की संख्या की, द्रव्यमान संख्या की। तत्व का प्रतीक बीच में लिख दिया, परमाणु संख्या नीचे, द्रव्यमान संख्या ऊपर। ये आपको 4 बार बता दी मैंने, परिभाषा लिखना बता दिया। अब इसके आगे अपन बात करें, 2 शब्द और आए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें अपन। तो एक तो होता है आपके समस्थानिक और दूसरा है आपके समभारिक। क्या है, एक तो है आपके समस्थानिक और दूसरा है समभारिक। तो इसके बारे में बात करूं मैं तो सिंपल सी परिभाषा है, परिभाषा ही पूछी जाती है ज़्यादातर आपके, तो वो परिभाषा मैं बता देता हूँ समस्थानिक और समभारिक की। देखो पहले मिटा देता हूँ मैं ये। परमाणु संख्या की बात हो गई अपन और द्रव्यमान संख्या की बात हो गई। अब 2 शब्द हैं, दोनों को अगर अपन कंपैरिजन करके समझते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। एक तो होता है समस्थानिक। पहले परिभाषा दोनों की साथ में बता देता हूँ,
फिर समस्थानिकों के उपयोग हैं वो आपको बाद में बताऊँगा। समस्थानिक और दूसरी है समभारिक। ठीक है ना, समस्थानिक और समभारिक। अगर परिभाषा समझ में आ गई तो आप ये परिभाषा कंपटीशन एग्जाम होता है उनके अंदर भी पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। समस्थानिक क्या है, जिसके अंदर क्या है आपके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न होती है, वो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर समभारिक किसे कहेंगे अपन, क्या है, देखो समस्थानिक ऐसे तत्व या फिर ऐसे परमाणु जिनके बारे में अपन बात करें, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान, परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। और दूसरी बात अपन समभारिक, सेम इसकी उल्टी परिभाषा समझ सकते हैं अपन। इसके अंदर क्या है, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। उसके अंदर क्या है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, ध्यान रखना यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। जिनकी परमाणु संख्या तो क्या है वो भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, वो समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, समभारिक कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल की भी बात करेंगे अपन, समस्थानिक के एग्जाम्पल की भी बात करेंगे और समभारिक के एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। तो परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई आपको, सिंपल सी बात है। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, वो समस्थानिक। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, वो आपके समभारिक। अब इसको अपन समस्थानिक के एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं जैसे समस्थानिक के सबसे पहला तत्व अपने परमाणु के अंदर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, उसके 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं आपके, 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। जिसके अंदर अपन बात करें तो हाइड्रोजन का पहला प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। और भी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं समस्थानिक की, तो हाइड्रोजन के अंदर 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है आपके प्रोटीरियम, दूसरा है आपके ड्यूटीरियम, लिख के बताऊंगा आपको आप ही, ड्यूटीरियम, और नंबर 3 है आपके ट्राइटीरियम। ये कैसे हैं समस्थानिक, इनके अंदर सबका परमाणु क्रमांक एक ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक इसमें भी एक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी एक है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे भी एक है। लेकिन इनके अंदर क्या है आपके, द्रव्यमान संख्या सभी की भिन्न भिन्न है। आई बात समझ में, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न कैसे है कि इनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या तो क्या है आपके समान है, लेकिन क्या है आपके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो प्रोटॉन की संख्या तो इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इसके अंदर पहले के अंदर न्यूट्रॉन नहीं। और ड्यूटीरियम के अंदर क्या है, ये आपके द्रव्यमान संख्या 2 है, और ट्राइटीरियम के अंदर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो परमाणु क्रमांक तो सबका 1 है, देखो यहाँ पे सेम है। आ रही है बात, समझ में आ रही है ना, देखो बड़ा करके बता रहा हूँ, है ना। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन परमाणु संख्या तो सबकी 1 ही है। तो ये क्या है, समस्थानिक कहलाते हैं। आई बात समझ में, ये क्या कहलाएंगे आपके समस्थानिक कहलाएंगे। इसी प्रकार जैसे कार्बन के अंदर भी क्या होता है, एक तो कार्बन के अंदर 12 होता है और एक कार्बन के अंदर 14 होता है। तो परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न, तो ये इसके समस्थानिक हैं। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं समस्थानिकों के बारे में। समस्थानिक तो आ गए समझ में कि समस्थानिक के अंदर क्या होते हैं आपके
परमाणु क्रमांक समान और परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे आपके समस्थानिक कहलाएंगे। इसके अलावा अपन समभारी की बात करें, समभारी के अंदर परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान वो होते हैं, वो आपके परमाणु। जैसे अपन और एग्जाम्पल में बताऊँ आपको क्लोरीन का, तो क्लोरीन के अंदर परमाणु क्रमांक 17 होता है, एक का द्रव्यमान 35 है और एक क्लोरीन का आपके द्रव्यमान कितना है 37 होता है ना, द्रव्यमान संख्या 37 होती है। तो ये भी आपके समस्थानिक का एग्जाम्पल हो गया। 3 एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं बात करूँ आपके किसकी, समभारी के एग्जाम्पल की। तो समभारी के अंदर आपके एग्जाम्पल है सीधा सिंपल सा कैल्शियम और आर्गन। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, एक तो आपके आर्गन और दूसरा है आपके कैल्शियम। अब इन दो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है आपके कितना होता है 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके 20 होता है। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है, आर्गन की भी 40 होती है और कैल्शियम की भी 40 होती है। ये दोनों समान है, यहाँ पर देख रहे हो आप, लेकिन द्रव्यमान ये परमाणु संख्या दोनों की भिन्न भिन्न है। तो ये इनके समभारिक हैं दूसरे। आ रही है समझ में। एग्जाम्पल भी देख लिए अपन ने, परिभाषा भी देख ली दोनों की कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, जिसके अंदर अपन ने पता कर लिया कि समस्थानिक तो एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और इसके अंदर अलग अलग तत्व होते हैं। जिसके अंदर जैसे आर्गन ले लिया, कैल्शियम है, ठीक है ना। कैल्शियम के अंदर परमाणु क्रमांक 20 होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसके कारण इसका भी 40 है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं समस्थानिक और समभारिक को। तो समस्थानिक और समभारिक दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको कि क्या होती है समस्थानिक और समभारिक। जैसे अपन ने कार्बन का पढ़ लिया, क्लोरीन का पढ़ लिया समस्थानिक, और हाइड्रोजन के एग्जाम्पल मैंने बताई दिए आपको समस्थानिकों के, है ना। अब बाकी बच्चों आपके क्या समस्थानिक के अनुप्रयोग, जो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपको, क्लियर है एकदम बात, कोई दिक्कत नहीं है कि समस्थानिक क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। समस्थानिक क्या है, आर्गन का ये तो आपके क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन 17 नंबर परमाणु है, ठीक है, और ये आपके कार्बन है 6 नंबर पे। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कार्बन और क्लोरीन। अब इसके बाद में लास्ट आपके एक छोटा सा टॉपिक रचा है, उसके बाद में ये आपके परमाणु की संरचना वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में अपन नया करेंगे। एक अगला बचा है आपके समस्थानिक के अनुप्रयोग, जो 2-3 अनुप्रयोग हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। समस्थानिक के अनुप्रयोग, परिभाषाएं समझ में आ जानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपके। और ये समस्थानिक भी पूछ लेते हैं एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आता है इसका क्वेश्चन, और आपके सिलेबस के अंदर तो आपको तो पढ़ना ही है, और ध्यान रखें। अगला टॉपिक रहा है आपके समस्थानिक के अनुप्रयोग, मतलब उसके उपयोग क्या हैं आपके। समस्थानिक के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम आता है समस्थानिक की, जैसे आपके कैंसर के इलाज में आता है काम इसका। इसके अलावा जैसे अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहला तो आपके इसका उपयोग है, बात करूं मैं आपके कैंसर। कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है, पता है ना सभी को। कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है आपके, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। कोबाल्ट 60 होता है जिसका उपयोग अपन करते हैं कैंसर के उपचार में, कैंसर जैसी बीमारी के। इसके अलावा आपके गेंगा रोग में उपयोग होता है। आपके गेंगा रोग जो जिसके अंदर गला क्या हो जाता है आपके सूज जाता, लटक जाता, गेंगा रोग सुना ना, गलगंड रोग, गले के अंदर। गेंगा रोग के उपचार में आयोडीन होता है ना, साधारण नमक में भी पाया जाता है आयोडीन। गेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के
समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 है कैंसर के उपचार में हो गया, घेंगा रोग के उपचार में हो गया, और लास्ट है आपके एक और उपयोग पढ़ लेते हैं इसका अनुप्रयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में। कौन सा? एक होती है धातु यूरेनियम, बहुत खतरनाक धातु होती है यूरेनियम। परमाणु विस्फोट होते हैं ना, उसके अंदर यूरेनियम काम में लिया जाता है, जो परमाणु बम बनाए जाते हैं उसके अंदर यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किस में किया जाता है? आपके परमाणु भट्टी में। जो नाभिक के संयंत्र होते हैं, तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, मतलब उसको नाभिक परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन, मतलब उसके उपचार काम में लेने के लिए ईंधन, मतलब जैसे अपन ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं अपने काम में लेने के लिए, है ना। उसी प्रकार जैसे खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में काम में लेते हैं एलपीजी का, उसी प्रकार परमाणु भट्टी के काम में भी ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो ये आपके 3 उपयोग हो गए इस चैप्टर के अंदर समस्थानिक के। पहला, कैंसर जो भयानक बीमारी है, गांठ के द्वारा कोशिकाओं के नियंत्रण के कारण फैल जाती है, अनियंत्रित वृद्धि के कारण, जिसका उपयोग आपके कोबाल्ट के समस्थानिक के रूप में, CO का, है ना, समस्थानिक। इसके अलावा घेंगा रोग जो गले का रोग होता है उसका आयोडीन के समस्थानिक के रूप में, और यूरेनियम इसका उपयोग इसके समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर। तो ये 3 हो गए आपके समस्थानिक के उपयोग जिनके उपयोग करते हैं अपन। तो ये आज आपके चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, परमाणु की संरचना, जिसके अंदर अपन ने पूरी बातें कर ली परमाणु संरचना के अंदर, कि परमाणु की आंतरिक संरचना के अंदर सबसे पहले अपन ने एक बार 2 मिनट में वापस पूरा चैप्टर क्या पढ़ा वो बता देता हूँ। सबसे पहले परमाणु के मॉडल पढ़े अपन ने, क्या पढ़े? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडलों के बारे में बात की, जिसके अंदर 2-3 मॉडल पढ़े अपन ने। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, और नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ी। फिर उसके बाद में अपन ने बोर एवं बरी के द्वारा जो बताया हुआ है परमाणु का कक्षाओं में भरने का क्रम 2n² के सूत्र के द्वारा अपन ने देखा कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर अपन ने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की क्रम देखा। फिर अपन ने संयोजकता के बारे में बातें की। फिर उसके बाद में अपन ने परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में बात की, और अभी अपन ने बात की समस्थानिक के अनुप्रयोग के बारे में। तो समस्थानिक के अनुप्रयोग, समस्थानिक और समभारिक दोनों की परिभाषा हो गई। समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और समभारिक द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ठीक है। और अनुप्रयोग हो गया कैंसर के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में, और यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में। तो इस प्रकार से अपन ने बातें कर ली है। आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में आपके नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो आपको समझ में आया होगा और आपने पढ़ा होगा। ओके, गुड लक, धन्यवाद आपको।